वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या प्रिंसिपल है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या थ्योरी इन्वॉल्व होती है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है, कितने टाइप के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद करेंगे, उन सब के बारे में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपके साथ हूँ सुमित रिंगवाल, और आज हम पहली दफ़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एडवांस मोड पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये कोशिश कैसी लगी, आपका क्या एक्सपीरियंस इसको लेकर रहा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस ऑनलाइन मोड पे इस तरीके से पढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन को बेसिकली हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा है, कक्षा 12 में पढ़ा है। और टाइट्रेशन में हम क्या करते थे, आपको याद है, आप ब्यूरेट लेते थे और आप एक बीकर लेते थे। ब्यूरेट में से आप कुछ गुलाबी कलर का नीचे डाल रहे होते थे, बीकर में डाल रहे होते थे। फिर आप उसका रंग आप देख रहे होते थे, रंग बदल गया है कि नहीं बदला। फिर आप उसकी रीडिंग नोट कर रहे होते थे। तो आप क्या कर रहे होते थे, याद आ रहा है आपको, ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 वाला प्रैक्टिकल आप कर रहे होते थे। तो बेसिकली आप में उनमें से दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन आपको पता होता था, या एक की नॉर्मेलिटी आपको पता होती थी। उसकी मदद से आप क्या करते थे, दूसरे की नॉर्मेलिटी को निकालते थे। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 आप फॉर्मूला लगाते थे, वहाँ से आप स्ट्रेंथ निकालते थे। तो इतना सब तो हम सभी ने कर रखा है। आज मैं उसी जो कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है, पहले समझा है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और उसे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार ये होने वाला है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली आपका conductometric titration is a laboratory method of quantitative analysis used to identify the concentration of given analyte in a mixture। आप बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक लैब मेथड होती है और इसमें आप क्या करते हैं, किसी अननोन सैंपल का कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप क्या करते हैं, ब्यूरेट से किसी नोन सैंपल को ऐड करते रहते हैं। अननोन सैंपल में नोन सैंपल जो होता है उसको, जो ब्यूरेट में होता है उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं, और जिसका आपको कंसंट्रेशन पता होता है। और बीकर में जो आपका होता है उसे एनालाइट कहते हैं, और एनालाइट का आप कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो मतलब क्या होता है, जब ब्यूरेट से आप जो ड्रॉप वाइज नीचे बीकर में डाल रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी बदलती है। और वो जो कंडक्टिविटी में जो चेंज होता है उसके आधार पे आप ये बता पाते हैं, वो जो अननोन सैंपल है उस अननोन सैंपल का आप क्या निकालते हैं, कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं या स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से आप इसको करते हैं। तो अगर आते हैं हम, अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन पे देखते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये वाला जो एंड है, जहाँ पे ये जो ब्यूरेट है जिसमें HCl लिखा हुआ है, उसको हम ब्यूरेट कहते हैं। ब्यूरेट जिसमें आपका टाइट्रेंट होता है बेसिकली, और टाइट्रेन ब्यूरेट में जो भी होता है आपका, उसका कंसंट्रेशन आपको पता होती है, उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता होती है, वो आपका नॉन सैंपल होता है। और बीकर में आपका जो भी है वो आपका अननोन सैंपल है, उसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है, उसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो जब ऊपर जो ब्यूरेट में जो है, जो टाइट्रेंट है, उसको आप एनालाइट में ऐड करते हैं तो कंडक्टिविटी में क्या आता है, चेंज आता है। और ये जो कंडक्टिविटी में कितना चेंज आया, इसको हम कंडक्टोमीटर से, यहाँ पे जो दूसरा लगा हुआ है कंडक्टोमीटर, इस कंडक्टोमीटर की मदद से ये इस कंडक्टोमीटर की मदद से निकालते हैं आप। और फिर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऐड के साथ ग्राफ खींचते हैं। मतलब जितना वॉल्यूम आप ऐड करते रहेंगे उसके हिसाब से आपकी कंडक्टिविटी भी बदलती रहेगी। तो आप कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम एडेड के बीच का ग्राफ डिस्कस करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अब अगर हम प्रिंसिपल पे आएँ कि कंडक्टोमेट्रिक अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो भाई
आप दो चीज़ें आपको मेनली समझ में आनी चाहिए। एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस किस तरीके से हो रहा है, अगर आयंस किस तरीके से रिप्लेस हो रहे हैं, एक ये पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से आपके रिप्लेस हो रहे हैं, बदल रहे हैं। जब आपका स्मॉलर आयन, व्हेन स्मॉलर आयन इज रिप्लेस बाय लार्जर आयन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। जब आपका कोई स्मॉलर आयन होगा, अगर उसकी जगह पे कोई लार्जर आयन आएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी क्या है भाई, फ्लो ऑफ आयन जो है। अब एक छोटा आयन जो आसानी से आपका मूव कर सकता था, अगर उसकी जगह पे आप एक बड़ा सा आयन लाएंगे तो कंडक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात होगी कि कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। जैसे H पॉजिटिव की जगह पे आप अगर Na पॉजिटिव को लाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट, और ये वाइस वर्सा है कि अगर बड़े की जगह, दूसरा हो गया व्हेन लार्जर आयन इज रिप्लेस बाय द स्मॉलर आयन, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आपका लार्जर आयन है, जैसे Na पॉजिटिव है, अगर उसकी जगह पे आपने स्मॉलर आयन H पॉजिटिव लगा दिया है तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने कहा पहला पॉइंट, अगर स्मॉलर आयन को लार्जर आयन से रिप्लेस करेंगे, छोटे की जगह पे बड़ा आयन आएगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और अगर बड़े की जगह पे छोटा आयन आएगा तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगला पॉइंट है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास है, जैसे Cl हो गया, उसकी जगह पे आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड हो गया है, तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये वाइस वर्सा भी है, ये अगर आपका कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसकी जगह पे अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आगे चलते हैं, अब इसको मैं समझाते रहूँगा ये किस तरीके से होता है। नेक्स्ट स्लाइड ये यहाँ पे ज़रा कंडक्टिविटी देख लीजिए। कंडक्टिविटी, हर एक आयन की अपनी अपनी कंडक्टिविटी होती है। ये मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीनियम आयन H3O पॉजिटिव की है, 349.8 हो गया। पोटेशियम की अलग है, NO3 की, OH की, Na पॉजिटिव की, Li, इस तरीके से सभी की आयनिक कंडक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है यहाँ पे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर इसको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमको थोड़ी सी बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा, उसी से काम चल जाएगा। नाउ अब आते हैं टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। हमारे सिलेबस में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हो गया रिडॉक्स टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो हम तो सिर्फ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस में हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पे बात करेंगे। अब ये जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है या न्यूट्रल टाइट्रेशन इसको भी कहते हैं, ये बेसिकली 4 तरीके से हम पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे पहला हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तीसरा हो गया है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा हो गया आपका वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। चारों मैंने बता दिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और चौथा हो गया है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इन चारों के ग्राफ को हमको ढंग से समझना है और वही आज का काम है हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहली चीज़ आती है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो गया है आपका HCl और NaOH, HCl और NaOH। तो इस समय मुझे क्या करना है, मैंने ब्यूरेट जो है मेरा, इस समय ऐसे कर सकता हूँ मैं कि मैंने बीकर में HCl ले लिया और मैंने ब्यूरेट में क्या ले लिया, NaOH ले लिया है। तो NaOH ले लिया है, या बेसिकली मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया, ब्यूरेट में मैंने HCl ले रखा है और बीकर में मैंने क्या ले रखा है, NaOH ले रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि HCl की कंसंट्रेशन मुझे पता है और NaOH की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है। ब्यूरेट में क्या है, ऊपर से क्या है आपका HCl और नीचे क्या है, NaOH है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ग्राफ को, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इस ग्राफ को अगर ढंग से देखेंगे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे 50 है, ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है, और यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या है आपका वॉल्यूम एडेड है।
वॉल्यूम एडेड है। ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे पहले कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, लेकिन कंडक्टिविटी जैसे जैसे आपने HCl को ऐड किया NaOH में तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। जहाँ पे ये ब्लैक है ना, ये वाला पॉइंट, ब्लैक वाला पॉइंट, वो जहाँ पे ये एरो नीचे की तरफ है वो एंड पॉइंट है, और जहाँ पे 50 है मान लीजिए वो पॉइंट A है। पॉइंट ए पे अगर देखेंगे आप कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव स्मॉलर इन साइज़ है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब नीचे क्या है आपका, जब आप ब्यूरेट से लगातार HCl को ऐड करते रहेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि बीकर में अब पहले क्या थे, बीकर में Na पॉजिटिव और बीकर में आपका हो गया है पहला, यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। कंडक्टिविटी इस वजह से डिक्रीज़ हो रही है कि जो स्मॉलर H पॉजिटिव आयन है आपके पास बीकर में, उस पे उसकी जगह पे लार्जर Na पॉजिटिव आयन क्या हो गया है, आ गया है। आपका स्मॉलर आयन की जगह पे क्या आ गया है, सॉरी मैं गलत कह रहा था, मैं फिर से करेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे मेरे पास बीकर में क्या है ठीक है जी। तो यहाँ पे पहली कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई है, कंडक्टिविटी फेल इन द कंडक्टिविटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ हाई कंडक्टिविटी H पॉजिटिव आयन की जगह पे क्या आ गया है, Na पॉजिटिव आयन आ गया। लार्जर स्मॉलर आयन की जगह पे लार्जर आयन आएगा तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है एट पॉइंट भी, जहाँ पे ये एरो का निशान नीचे को बना हुआ है, वहाँ पे कंडक्टिविटी मिनिमम हो रही है, क्योंकि लाल के बाद तो फिर बढ़ रही है, ऊपर को बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट जहाँ पे कंडक्टिविटी में भयंकर चेंज आ जाए तो वो आपका भयंकर चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज आ जाए, वो एंड पॉइंट है आपका। तो एंड पॉइंट में आपकी कंडक्टिविटी क्या है, मिनिमम है। मिनिमम है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे जितने आपके HCl और NaOH ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया, और उस न्यूट्रलाइज होने की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है। अब अगर जहाँ पे ये ब्लैक एरो है, ब्लैक एरो के बाद आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी एक बार फिर बढ़ रही है, तो वो जो रेज, वो कंडक्टिविटी जो बढ़ रही है वो आपका सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन की वजह से वो कंडक्टेंस आपकी बढ़ती है जी। अब हो गया है दूसरा ग्राफ जो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का आपका वीक बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया है आपका और वीक बेस हो गया है NH4OH। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपकी कंडक्टिविटी 50 पे है, और नीचे आते आते वो कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है जी। वो कंडक्टिविटी क्यों हो रही, डिक्रीज़ हो रही, कंडक्टिविटी इसलिए डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि H पॉजिटिव जो आयन है उनकी जगह पे NH4 पॉजिटिव आयन आ जा रहे हैं। लार्जर जो आयन है, स्मॉलर आयन की जगह पे लार्जर आयन आ रहे हैं, तो स्मॉलर की जगह पे जब भी लार्जर आयन आएगा तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एट पॉइंट बी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद एंड पॉइंट के बाद, इस एरो के बाद अगर आप देखेंगे कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रही है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है वहाँ पे यहाँ पे आपका कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू सस्पेंशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट है कि वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। इंक्रीज इन कंडक्टेंस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ योर एसिटिक एसिड। ठीक है जी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे NH4 की एसिड, NH4 वीक एसिड वर्सेस वीक बेस का ग्राफ है, तो वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड और वीक बेस हो गया NH4OH हो गया। अगर आप इस ग्राफ पे देखोगे आपका NH4OH जो लाल में है, पहले वो 10 पे है और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। सो इंक्रीज इन द कंडक्टेंस ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटेट आयन, क्योंकि देखिए वहाँ पे एसिटेट आयन क्या होते जा रहे हैं, एसिटेट होते जा रहे हैं, और जो कांस्टेंट कंडक्टेंस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हो रही है। नेक्स्ट हो गया है एडवांटेज ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का एडवांटेज ये है कि उसके लिए किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिकेटर के वहाँ पे इंडिकेटर की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे कंडक्टेंस में चेंज हो जाता है
और जो कलर सॉल्यूशन है उनमें भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन काम कर सकती हैं। सिंस एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय ए ग्राफिकल एक्यूरेट, हाँ जो भी रिज़ल्ट होते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिज़ल्ट होते हैं, इसीलिए जो आपके एरर होते हैं, एरर होने की क्या है कि संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज ओके। तो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बारे में बात कर रहे हैं। इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, ऑप्शन नंबर 1 है कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम एडेड, ऑप्शन बी कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, सी कंडक्टेंस वर्सेस नॉर्मेलिटी, डी ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ग्राफ प्लॉट किया जाता है कंडक्टेंस और वॉल्यूम एडेड के बीच में। कंडक्टेंस आपके वाई एक्सिस पे होती है और वॉल्यूम एडेड किस पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ये हो गया है वॉल्यूम एडेड और आपका कंडक्टेंस के बीच का ग्राफ। ठीक है जी। दूसरा सवाल है, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड पॉइंट इज शार्प चेंज इन कंडक्टेंस, शार्प चेंज इन रेजिस्टेंस, बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट क्या होता है, शार्प चेंज इन कंडक्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस में शार्प चेंज आ जाता है। तीसरा सवाल है, व्हेन लार्जर आयन इज रिप्लेस बाय द स्मॉलर आयन कंडक्टिविटी, अगर लार्जर आयन बड़े आयन की जगह पे स्मॉलर आयन आएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज होगी या ऑल ऑफ दिस। तो अगर लार्जर आयन रिप्लेस होगा स्मॉलर आयन की वजह से तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, लार्ज बड़े की जगह पे छोटा आ रहा है ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगला सवाल है, व्हेन स्मॉल आयन इज रिप्लेस बाय लार्जर आयन कंडक्टिविटी, अगर छोटे की जगह पे बड़ा आएगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है जी। पांचवा सवाल, व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, रिमेन अनचेंज और ऑल ऑफ दिस। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो हमेशा वीक की जगह पे स्ट्रॉन्ग आया है ना, तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, इंक्रीज होनी चाहिए। और छठवां सवाल है, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्लेस बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग की जगह पे अगर वीक आएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ठीक है जी। सातवां सवाल है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कंडक्टिविटी फॉल ड्यू टू, कंडक्टिविटी किसकी वजह से बदलती है, रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव बाय Na पॉजिटिव, बी है न्यूट्रलाइजेशन, सी है रिप्लेसमेंट ऑफ Na पॉजिटिव बाय H पॉजिटिव, डी है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर क्या है वो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर 8 है, इन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कंडक्टिविटी एट इन पॉइंट इज मिनिमम ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, बी न्यूट्रलाइजेशन, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो इसका करें एंड पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कंडक्टिविटी मिनिमम होती है किसकी वजह से, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। ये ग्राफ भी हो गया है। नौवां सवाल, इन स्ट्रॉन्ग एसिड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कंडक्टिविटी आफ्टर एंड पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सेस ऑफ एनी OH नेगेटिव होना चाहिए और नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कंडक्टिविटी फॉल, कंडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव बाय NH4 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेसमेंट ऑफ NH4 पॉजिटिव बाय H पॉजिटिव, सी बोथ ऑफ दी, टी नन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना है। ये 11वां सवाल है, इन दोनों के आंसर आपको बताने। 10वां सवाल है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कंडक्टिविटी बिकम कांस्टेंट एट एंड पॉइंट ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ आयन, कॉमन आयन इफेक्ट, सी है बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। और 11वां सवाल में भी देखिए और उसका आंसर है कॉमन आयन इफेक्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो